अपने बाबासा के किडनैप होने की बात सुनकर प्रीति खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रांत ने अपने आसपास देखा और प्रीति के कंधे पर हाथ रखकर बोला, प्लीज प्रीति, अपने आप को संभाल। मैं काकासा को कुछ नहीं होने दूंगा। वो सही सलामत घर लौट आएंगे। प्रीति रोते हुए बोली, भाई साहब, क्यों किसी ने मेरे बाबासा को किडनैप कर लिया? वो तो इतने अच्छे हैं। उन्होंने तो आज तक किसी के साथ भी बुरा नहीं किया, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये रोने का वक्त नहीं है प्रीति, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। विक्रांत के इतना कहते ही प्रीति ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बोली, भाई साहब, हम पुलिस के पास चलते हैं। वो बाबासा को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे और वो मेरे बाबासा को सही सलामत घर ले आएंगे। हम पुलिस के पास नहीं जा सकते प्रीति, क्योंकि उन किडनैपरों ने साफ साफ कहा है कि अगर हमने पुलिस की मदद ली तो वो काकासा की लाश हमारे गांव के किसी पेड़ पर टांग कर चले जाएंगे। विक्रांत ने इतना कहा ही था कि उसके फोन की बेल बजने लगी। विक्रांत ने तुरंत कॉल रिसीव की और फोन स्पीकर पर डाला तो दूसरी ओर से वीर ने पूछा, विक्रांत, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। हमें शाम को किडनैपर को पैसे देने हैं, वरना पता नहीं वो लोगों काकासा के साथ क्या करेंगे। प्लीज जल्दी कर। विक्रांत ने परेशान होकर प्रीति की ओर देखकर कहा, पैसों का इंतजाम तो हो चुका है। आदित्य साहब ने प्रीति के अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। बस प्रीति रजिस्ट्री के पेपर्स पर साइन कर दे तो हम काकासा को तुरंत छुड़ा लेंगे। वीर झट से बोला, जल्दी कर विक्रांत, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं और हमारे आदमी अपनी तरफ से काकासा का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुझे तो पता है कि राजस्थान के डाकुओं की नज़र एक बार किसी पर पड़ जाए तो फिर वो बिना रुपए लिए उसे एक ही कीमत पर छोड़ते हैं। उसकी जान लेकर। वीर के इतना कहते ही प्रीति को घबराहट होने लगी और उसका रोना और बढ़ गया। विक्रांत ने उसे रोते देखा तो तुरंत वीर से बोला, मैं पैसों का इंतजाम करके तुझे फोन करता हूँ। विक्रांत ने कॉल कट कर दिया। वो प्रीति की ओर देखने लगा। प्रीति ने कुछ पल सोचा और बिना कुछ कहे रजिस्ट्री ऑफिस की ओर बढ़ने लगी। विक्रांत भी उसके पीछे पीछे आने लगा। प्रीति बेसुध सी अधिकारी के सामने आकर बैठी। आदित्य और सूरज भी उसे देखने लगे। प्रीति ने टेबल पर रखी फाइल उठाए और बिना पढ़े पेपर साइन करने लगी। सूरज और आदित्य मुस्कुराते हुए एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आदित्य मन ही मन बोला, थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच। तुमने सिर्फ वो जमीन ही मुझे नहीं दी है, बल्कि अपना बहुत कुछ मेरे नाम कर दिया है। जब तक तुम्हारे दादा सा लौटेंगे तब तक तो मैं तुम लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दूंगा। 50 करोड़ देकर मैंने उससे 10 गुना ज्यादा हासिल कर लिया है। इतना कहकर आदित्य ने विक्रांत की ओर देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आदित्य फिर से मन ही मन बोला, ठाकुर विक्रांत सिंह, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुमने क्या किया है। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने हाथों अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है तो सर पीटते रह जाओगे। प्रीति ने पेपर साइन किए और चुपचाप उठकर वहां से चली गई। उसके जाते ही विक्रांत हल्की सी मुस्कान के साथ आदित्य की ओर बढ़ा। उसने आदित्य की ओर अपना हाथ बढ़ाया और बोला, जमीन आपकी हुई। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। आदित्य ने उससे हाथ मिलाया और बोला, तुम्हारी बहन ने जब पेपर्स पर साइन करने से मना किया तो मुझे लगा कि ये काम नहीं होगा, पर तुमने अपनी बहन से ऐसा क्या कह दिया जो उसने चुपचाप पेपर्स साइन कर दिए। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहन है वो मेरी, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो कब क्या कर सकती है। मैं जानता था कि वो बिना पढ़े पेपर्स साइन नहीं करेगी, इसलिए उससे साइन करवाने का इंतजाम मैं कल ही कर चुका था। खैर,
अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। आदित्य भी मुस्कुराया, बहुत जल्द होगी। विक्रांत भी हाथ जोड़कर बोला, खम्मा घड़ी। आदित्य हल्के से मुस्कुरा दिया तो विक्रांत वहां से चला गया। उसके जाते ही आदित्य ने टेबल पर रखी फाइल उठाई और प्रीति के साइन किए हुए पेपर्स चेक करने लगा। उसने फाइल बंद करके सूरज को देते हुए कहा, सूरज, अगले धमाके की तैयारी करो। सूरज मुस्कुराते हुए बोला, यस सर। इधर विक्रांत गाड़ी ड्राइव कर रहा था और प्रीति बैठी अपने बाबासा के बारे में सोच रही थी। उसे रह रह कर वो सारे लम्हे याद आ रहे थे जो उसने अपने बाबासा के साथ बिताए थे। उसे अपना बचपन याद आ रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विक्रांत ने उसे रोते देखा तो मन ही मन मुस्कुराया और फिर प्रीति से बोला, प्रीति, मेरे रहते काकासा को कुछ नहीं होगा। हम बैंक जाकर पैसे निकालेंगे और काकासा को वापस ले आएंगे। प्रीति ने रोते हुए पूछा, भाईसा, वो लोग बाबासा को कुछ करेंगे तो नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रांत उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, तेरे भाईसा के होते हुए तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक से पैसे निकालने के बाद मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ और फिर काकासा को ले आऊंगा। तू बस घर पर किसी से कुछ मत कहना, वरना काकीसा बहुत घबरा जाएगी और तुरंत दादासा को भी फोन कर देगी। एक बार काकासा घर आ जाए उसके बाद हम सबको सच बता देंगे। प्रीति ने रोते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया तो विक्रांत मन ही मन बोला, मुझे पता है प्रीति कि तेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी काकासा है और सबसे बड़ी ताकत भी, इसलिए मुझे ठाकुर साहब के साथ मिलकर ये सब करना पड़ा। अभी तो सिर्फ 50 करोड़ हाथ लगे हैं। अब तेरी शादी ठाकुर साहब से करवाकर मुझे बाकी सब कुछ भी हासिल करना है। इतना कहकर विक्रांत ने अपनी जीप की स्पीड बढ़ाई। 2 घंटे ड्राइव करने के बाद विक्रांत प्रीति के साथ बैंक पहुंचा। उसने प्रीति से सारे रुपए केस निकलवाए और बैंक से बाहर आकर बोला, तुझे घर छोड़कर मैं काकासा को ले आता हूँ। तू किसी को कुछ मत बताना, ठीक है? प्रीति रोते हुए बोली, भाई साहब, आप मुझे घर छोड़ने में टाइम वेस्ट मत करिए। मैं यहाँ से खुद घर चली जाऊंगी। आप जाइए और मेरे बाबासा को जल्दी से ले आइए। विक्रांत कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, पर तू संभल कर जाना और मेरे आने तक किसी को कुछ मत बताना। प्रीति ने सिर हिला दिया तो विक्रांत अपनी जीप में बैठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही प्रीति आहिस्ता आहिस्ता पैदल ही अपने घर की ओर बढ़ने लगी। उसे बार बार वो वीडियो नजर आ रहा था जो उसने अपने भाईसा के फोन में देखा था। उसे अपने बाबासा की फिक्र हो रही थी। वो रोते हुए कुछ कदम ही चली थी कि उसे मंदिर की घंटी सुनाई दी। उसने अपनी दाईं ओर देखा तो उसे माता की टेकरी नजर आई। उसके मन में सब कुछ ठीक होने की उम्मीद जाग उठी। उसने अपनी सैंडल एक दुकान के पास उतारी और वहां से पूजा की टोकरी लेकर ऊपर मंदिर की ओर बढ़ने लगी। उसने टेकरी पर चढ़ना शुरू ही किया था कि तभी आदित्य भी अपनी जीप से वहां आ पहुंचा। वो जीप से उतरा और फोन पर बात करते हुए मंदिर की ओर बढ़ने लगा। दादी, मैं माता की टेकरी पहुंच चुका हूँ। वहां के कुंड का पानी और धागा दोनों आपके के लिए ले आऊंगा। अब आप प्लीज फोन रखिए। दूसरी ओर से आदित्य की दादी बोली, आदि, सिर्फ कुंड का पानी और धागा ही नहीं बल्कि वहां से हमारे लिए प्रसाद भी लेकर आइएगा। ठीक है, ले आऊंगा। आदित्य की दादी फिर से बोली, वैसे आप वापस कब आ रहे हैं? बहुत जल्दी आ जाऊंगा दादी। अब मैं फोन रख रहा हूँ क्योंकि अब तो रखेगी नहीं। इतना कहकर आदित्य ने कॉल कट कर दिया और मंदिर की ओर बढ़ने लगा। उसके आगे प्रीति चल रही थी पर उसका ध्यान प्रीति पर गया ही नहीं। वो अपनी ही धुन में आगे बढ़ रहा था और प्रीति भी। प्रीति टेकरी की ओर बढ़ते हुए
मन ही मन बोली, माता रानी, आपकी चौखट पर हर इंसान ये उम्मीद लेकर आता है कि आप उसका सहारा बनेगी, उसकी मदद करेगी और उसके दुखों को दूर करेगी। आज मैं भी आपके दर पर यही आस लेकर आई हूँ। मेरे बाबासा को सही सलामत मुझे लौटा दीजिए। विक्रांत भाई सा उन किडनैपरों को रुपये देकर मेरे बाबासा को जल्दी से घर ले आए। बस यही चाहती हूँ मैं, प्लीज माता रानी, मेरे बाबासा को कुछ मत होने देना। उनकी रक्षा करना। मेरे बाबासा मेरी हिम्मत भी है और मेरी कमजोरी भी। उनके बिना तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकती, इसलिए उन्हें कुछ मत होने देना। दूसरी ओर विक्रांत ने ठाकुर भानु प्रताप की हवेली के बाहर अपनी जीप रोकी और मुस्कुराते हुए हवेली के अंदर आया। लिविंग रूम में बैठे भानु ने जैसे ही विक्रांत को देखा तो मुस्कुराने लगा। वो उठा और भानु के गले लगकर बोला, आइए विक्रांत साहब, आपका ही इंतजार था। विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, खम्मा घड़ी ठाकुर साहब, मुझे तो आना ही था आपके पास। ये सब आपकी वजह से जो हुआ है। घड़ी खम्मा, बैठिए। विक्रांत के इतना कहते ही दोनों बैठे। भानु ने अपनी हवेली के नौकर माखन को आवाज लगाई, माखन, माखन। माखन दौड़ता हुआ रसोई घर से बाहर आया। उसे देखते ही भानु बोला, माखन, विक्रांत साहब और हमारे लिए पैक बनाओ। जी हुकुम, अभी बनाता हूँ, माखन इतना कहकर चला गया। उसके जाते ही विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, आपका प्लान तो कमाल का था ठाकुर साहब। प्रीति ने पेपर्स देखते ही साइन करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। अगर मैंने आपकी बात मानकर काकासा को किडनैप करने में आपकी मदद नहीं की होती तो आज मैं करोड़ों का मालिक नहीं बना होता। उस लड़की ने तो आज मेरे सारे प्लान पर पानी फेर ही दिया था। तभी माखन बॉटल और ग्लास लेकर आया और 2 पैक बनाने लगा। भानु अपने चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट लिए बोले, आपकी हवेली में आपकी बहन से मिलकर हम समझ चुके थे कि वो बहुत रियल और जिद्दी किस्म की लड़की है और ऐसी लड़कियों से निपटना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। विक्रांत भी बोला, हमारा काम तो हो गया है, इसलिए आप काकासा को छोड़ दीजिए। अगर प्रीति ने किसी के सामने अपना मुंह खोल दिया तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। भानु ने एक गिलास विक्रांत की ओर बढ़ाया और बोले, इतनी जल्दी क्या है विक्रांत साहब, अभी हमारी और आपकी बहन की शादी तो हो जाने दीजिए, उसके बाद छोड़ देंगे आपके काकासा को। भानु के इतना कहते ही विक्रांत उसे हैरानी से देखने लगा तो भानु तुरंत बोले, हमें गलत मत समझिएगा विक्रांत साहब, पर हम आपकी बहन को बहुत अच्छे से जान गए हैं। वो हमसे आसानी से शादी करने के लिए कभी नहीं मानेगी। हमें उन्हें शादी के लिए मजबूर करना होगा और आपकी बहन की मजबूरी का नाम ठाकुर जगदीश सिंह है। ये सुनकर विक्रांत हैरानी से बोला, पर ठाकुर साहब, अगर हमने ज्यादा दिनों तक काकासा को हमारे पास रखा तो प्रीति चुप नहीं रहेगी। वो तो आज ही पुलिस के पास जाने की बात कर रही थी, पर मैंने उसे काकासा की जान का हवाला देकर रोक दिया। अगर आज मैं काकासा को लेकर घर नहीं पहुंचा तो प्रीति पुलिस के पास जरूर पहुंच जाएगी और हम दोनों मुश्किल में आ जाएंगे। भानु मुस्कुराते हुए शराब का एक घूंट पीकर बोले, वो कुछ नहीं कर पाएगी, हम उसे कुछ करने ही नहीं देंगे, पर अगर आपको अपना हक चाहिए तो हमारा साथ देना होगा, वरना आप इन 50 करोड़ को लेकर ही खुश हो जाइए। वैसे हमारे पास एक और प्लान है, जिससे आपकी बहन दौड़ती हुई हमारे पास आकर कहेगी कि वो हमसे शादी करने के लिए तैयार है, पर हमें उसमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, तो कहिए आप हमारी मदद करेंगे। विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, अपना हक हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी, कहिए क्या करना होगा मुझे। भानु ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बताते हैं आपको। भानु विक्रांत को सब कुछ समझाने लगे।
दूसरी ओर प्रीति मंदिर में पहुंची, तभी आदित्य भी आकर उसकी बगल में माता रानी के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़ा हो गया। दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे की ओर देखा भी नहीं। प्रीति ने अपनी पूजा की टोकरी पंडित जी को दी और फिर उसने माता रानी के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोली, माता रानी, मुझे मेरे बाबा सा लौटा दीजिए। चाहे तो बदले में मेरी सारी खुशियां ले लीजिए। मैं आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी, कभी नहीं। आदित्य भी मन ही मन बोला, मैं नहीं जानता माता रानी कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ठाकुर सुखदेव सिंह की वजह से मेरी दादी ने बहुत तकलीफें सही है। उनकी वजह से हमने हमारा सब कुछ खो दिया था, पर अब मैं अपनी दादी के एक एक आंसू का हिसाब उनसे सूद समेत वापस लूंगा। वो सब अपनी दादी को लौटाऊंगा जो ठाकुर सुखदेव सिंह ने उनसे छीना है। मैं जानता हूँ कि आज मैंने प्रीति के साथ जो किया है वो गलत है। मुझे उसे इन सब के बीच नहीं लाना चाहिए था, पर अपनी दादी के अपमान का बदला लेने के लिए मुझे उसे बीच में लाना पड़ा। मैं ये भी जानता हूँ कि शायद दादी मुझे इस बात के लिए कभी माफ ना करें, पर उन्हें समझना होगा कि मैंने जो किया वो क्यों किया। मैं बस आपसे ये मांगने आया हूँ कि इन सब में प्रीति का कोई कसूर नहीं है, इसलिए इन सब की वजह से उस लड़की के साथ कुछ गलत मत होने दीजिएगा, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी पंडित जी प्रीति को टोकरी वापस देते हुए बोले, ये लो बेटी। प्रीति ने टोकरी ली और उनके पैर छूने के लिए झुकी, पर तभी आदित्य भी बिना प्रीति की ओर देखे पंडित जी के पैर छूने के लिए झुका। पंडित जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहा, माता रानी, आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। पंडित जी के इतना कहते ही आदित्य और प्रीति दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक गए और खड़े हुए। तभी पंडित जी फिर से बोले, बहुत सुंदर जोड़ी है आप दोनों की। माता रानी बुरे लोगों की नजरों से बचाए आप दोनों को। पंडित जी के इतना कहते ही प्रीति गुस्से में बोली, ये मेरे पति नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है मेरा इनसे। इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहां से जाने लगी, पर कुछ कदम चलकर उसे ऐसा लगा जैसे उसका दुपट्टा कहीं अटक गया है। उसने पलट कर देखा तो उसका दुपट्टा आदित्य की घड़ी में फंसा हुआ था। आदित्य ने जैसे ही प्रीति का दुपट्टा अपनी घड़ी में फंसा देखा तो उसे निकालने लगा, पर उससे एक हाथ से दुपट्टा निकल नहीं रहा था। प्रीति गुस्से में आदित्य के पास आई और उसने अपना दुपट्टा खींचकर निकाला और वहां से चली गई। आदित्य उसे जाते देख रहा था। प्रीति जैसे ही मंदिर से बाहर आई तो उसने देखा कि धूल भरी आंधी चल रही थी। प्रीति धूल से बचती हुई प्रसाद की टोकरी वापस करने के लिए आगे बढ़ रही थी। आदित्य भी मंदिर से बाहर आया। धूल की आंधी से बचने के लिए उसने अपनी आंखों पर ग्लासेस लगा लिए और आगे बढ़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता आंधी और तेज हो गई और कुछ भी नजर आना बंद हो गया। प्रीति जैसे ही टोकरी वापस देने पहुंची तो उसे फूलों की दुकान बंद नजर आई। तेज आंधी की वजह से वहां की दुकानें बंद हो चुकी थी। प्रीति आंधी से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई, पर तेज हवाओं की वजह से जिस पेड़ के नीचे वो खड़ी थी उसकी एक टहनी टूटकर प्रीति पर गिरने ही जा रही थी कि तभी आदित्य ने प्रीति को पकड़कर पेड़ के नीचे से खींच लिया और गुस्से में चीखा, दिमाग खराब है तुम्हारा। आंधी तूफान में पेड़ के नीचे आकर कौन खड़ा होता है, अभी चोट लग जाती तुम्हें। प्रीति ने आदित्य की ओर देखा और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर बोली, थैंक यू, पर आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। इतना कहकर प्रीति गुस्से में आगे बढ़ने लगी, पर आंधी इतनी तेज थी कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो खुद को संभाल नहीं पाए
और नीचे की ओर गिरने लगी। उसे चोट न लग जाए, ये सोचकर आदित्य उसके आगे कूदा। उसने प्रीति को पकड़ लिया। दोनों लुढ़कते हुए नीचे बने कुंड में जा गिरे। आदित्य पानी में चारों ओर प्रीति को ढूंढने लगा। प्रीति उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो जोर से चीखा, प्रीति, प्रीति। उसने कुंड में डुबकी लगाए और प्रीति को पानी के अंदर तलाशने लगा, पर प्रीति उसे नहीं मिली। वो फिर से पानी के ऊपर आया और उसने तैरकर प्रीति को ढूंढा। उसे कुछ दूरी पर प्रीति का दुपट्टा नजर आया। वो तेजी से दुपट्टे की ओर तैरने लगा। उसने जैसे ही दुपट्टे को पकड़ना चाहा, उसे प्रीति का एक हाथ नजर आया। उसने तुरंत प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे तैरते हुए किनारे पर लाने लगा। किनारे के पास पहुंचते ही उसने प्रीति को गोद में उठाया और पानी से बाहर लाया। प्रीति बेहोश थी। उसने प्रीति के हाथों को मलते हुए कहा, प्रीति, अपनी आंखें खोलो प्लीज प्रीति। जब कुछ देर उसकी हथेलियां और पैर के तलवे मसलने के बाद भी प्रीति को होश नहीं आया, तो आदित्य ने उसे पलटाया और उसकी पीठ को दबाकर उसके पेट से पानी निकालने लगा। पीठ दबाने से प्रीति के मुंह से पानी बाहर आने लगा और वो खांसने लगी। उसे खांसते देख आदित्य की जान में जान आ गई। लेखिका कविता वर्मा।